अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मेरे रहनुमा ने हीटर के आगे खड़े होकर हाथ गर्म करते हुए कहा, हमारा बांस आ रहा है, उसका इंतज़ार करो। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने जलते हुए हीटर की सुर्ख लौ में कमरे का जायजा लिया। वहाँ कोई सोफ़ा नहीं था, सिर्फ दो आराम कुर्सियाँ पलंग के पास हीटर के सामने रखी थीं। एक कैबिनेट दीवार के साथ लगा था, जिस पर एक क्लॉक रात के 8:45 बजा रहा था। उसकी फास्फोरस वाली सुइयां चमक रही थीं। कमरे के दाहिनी जानिब दो दरवाजे थे, एक शायद बाथरूम में खुलता था। दोनों दरवाजे बंद थे। मैं हीटर के सामने कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। बाहर गजब की सर्दी से निकलकर इस नीम गर्म कमरे में आने से मुझे काफ़ी सुकून मिला था, मगर भूख से मेरे पेट में वाकई अब चूहे दौड़ने लगे थे। दोपहर के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया था। इतने में बाथरूम के साथ वाला दरवाज़ा खुला। एक गोल मटोल सा आदमी गर्म कपड़ों में ठुसा ठुसाया कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई और हीटर के पास मेरे सामने वाली आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसने ओवरकोट के बटन खोल दिए। उसके सर पर गोल गर्म फ्लैट थी, रंग सांवला था, छोटी छोटी मूछें थीं और आंखों में बला की चमक थी। सबसे पहले उसने मेरे चेहरे पर अपनी सियाह चमकीली आंखें जमाते हुए ज़रा सा आगे झुककर मुझसे मेरा कोड नंबर पूछा। मैंने अपना कोड नंबर बताया तो उसने मुझे अपना कोड बताया। उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये वही अपना एजेंट है जो फ़ोन पर मुझे वक्तन फ़वक्तन हिदायत जारी करता रहा है। उसने जेब से सिगार निकाल कर मुझे पेश किया। मैंने कहा कि मैं सिगार नहीं पीता। ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला, घबराओ नहीं दोस्त, यह सिगार जहरीला नहीं है। फिर मुस्कुरा कर बोला, ऐसी तुम सीखो और सिख तंबाकू नहीं पीते। मैं कुछ बेचैन सा हुआ कि क्या इसे मालूम नहीं कि मैं सिख नहीं हूँ और मैंने सिखों का हुलिया बना रखा है। बहुत जल्द उसने ये कहकर मेरी बेचैनी दूर कर दी कि अब तुम्हें यह हुलिया एकदम तब्दील करना होगा। अंदर बाथरूम में जाकर दाढ़ी उतार दो, पगड़ी भी वहीं फेंक दो, बालों को पीछे करके कंघी करो, कल तुम्हारे बाल भी तुरशवा दिए जाएंगे। मैंने कहा, मुझे सख्त भूख लग रही है। वह मुस्कुरा कर बोला, मैंने तो सुना है कि कमांडो कई कई रोज़ तक सिर्फ घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। मैंने कहा, मुझे सुबह से घास भी नसीब नहीं हुई। वो सिगार सुलगाते हुए बोला, तुम बाथरूम में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं तुम्हारे लिए साथ वाले कमरे से कुछ खाने को लाता हूँ। मैंने रेन कोट उतार कर पलंग पर रखा और बाथरूम में आ गया। छोटा सा बाथरूम था जहाँ बेहद ठंड थी। मैंने पगड़ी उतार कर ट्रैश कैबिन में फेंकी, फिर बड़ी एहतियात से मुंह से चिपकी हुई दाढ़ी उतार डाली, बालों का जोड़ा खोल दिया। मेरे बाल मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे। नलके में से गर्म पानी आ रहा था। मैंने मुंह हाथ धोया और बाहर वाले कमरे में आ गया। मेरा बांस वहाँ नहीं था। मैं हीटर के सामने बैठ गया। इतने में मेरा गोल मटोल गंजा बांस हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे उसने तबई पर रखते हुए कहा, इस वक्त यहाँ यही कुछ मिल सकता है। ट्रे में बड़े गोश्त के कतले, सलाद और डब्बा रोटी के 6-7 टुकड़े और चटनी की बड़ी बोतल पड़ी थी। मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ खा लिया। वो इत्मीनान से आरामदाह कुर्सी पर नीम दराज एक हाथ हीटर की तरफ फैलाए सिगार पीता रहा। जब मैं अपनी शिकम परी कर चुका तो उसने आहिस्ता से जेब से एक तस्वीर निकाल कर मुझे दिखाई। ये मेरी अपनी तस्वीर थी, जिसमें मेरा हुलिया सिखों जैसा नहीं था। उसने कहा, इस तस्वीर के साथ हमें तुम्हारे मुकम्मल क्वाइफ पहुंचा दिए गए थे। तुम्हारा इंतखाब इंतहाई सोचो विचार और जांच पड़ताल के बाद अमल में लाया गया है। तुम्हें जिस मिशन पर भेजा जा रहा है वो एक कौमी मिशन है। उसने तस्वीर मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख ली और सिगार की राख स्ट्रे में झड़ते हुए बोला, इस कौमी मिशन की सारी तफसीलात तुम्हें बता दी जाएंगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। दूसरा कमरा छोटा था, वहाँ भी एक बिस्तर लगा था और गर्म हीटर जल रहा था। यहाँ पलंग के पास वाली तपई पर टेबल लैंप रोशन था, मगर उसका शेड इतने गहरे रंग का था कि लैंप की रोशनी तपई के इर्द गिर्द ही मरकूज थी। बास ने सामने वाली दीवार पर एक छोटी स्क्रीन लगा दिया और कैबिनेट की दराज में से स्लाइड की छोटी सी मशीन निकाल कर कैबिनेट के ऊपर रख दिया। फिर एक अलमारी में चाबी घुमाई, अंदर से एक छोटा सा पैकेट निकाला, उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी मशीन डालकर लाइट ऑन कर दिया। सामने छोटी सी स्क्रीन पर एक तबाहशुदा जहाज का ढांचा नजर आ रहा था। जहाज ऊंचे दरख्तों को तोड़ता हुआ क्रैश हुआ था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। उसने कहा, यह इंडियन एयरफोर्स के एक खसूसी तैयारे का मलबा है जो एक अहम तरीन खुफिया मिशन पर दिल्ली से मस्को जाते हुए
खराब मौसम की वजह से आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर चनारी के पास एक गहरी खाई में क्रैश होकर तबाह हो गया था। ये आज से ठीक 4 हफ्ते पहले का वाक़या है। हमारी इंटेलिजेंस ने उस तैयारे की परवाज़ की पहले इतला कर दी थी कि एक ऊंची सतह का भारतीय इंटेलिजेंस का वफद एक खुफिया मिशन पर मॉस्को रवाना हो रहा है। हमें उस खुफिया मिशन के तैयारे में सफ़र करने वाले वफद के तमाम अरकान के नाम और ओहदे बता दिए गए थे। हमें उस खुफिया मिशन के वफद के राज़ो मकासद से दिलचस्पी ज़रूर थी, मगर हम उस मिशन में बराह रास्त मुलव्वस नहीं होना चाहते थे। चुनांचे हमने दिल्ली में अपने खास आदमी को सिग्नल दे दिया कि उस खुफिया मिशन के कवायद मालूम करने की कोशिश करे। हमें वापसी सिग्नल में बताया गया कि इस खुफिया वफद में दिल्ली के CIB का जवान सेक्रेटरी कैप्टन राम किशन मेहता भी शामिल है, जो इंडियन CIB का इंतहाई ताकतवर और अहम तरीन अफसर है। कैप्टन मेहता के बारे में हमारे पास एक पूरी फाइल मौजूद थी जिसमें उसके तमाम कवायद दर्ज थे। हम बाखबर है, इसके सिवा कुछ करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब हमें खबर मिली कि इंडियन एयरफोर्स का यह तैयारा आज़ाद कश्मीर की सरहद के बिल्कुल करीब एक खाई में गिरकर तबाह हो गया है, तो हम हरकत में आ गए। बात असल में यह थी कि इससे पहले भारतीय सिक्योरिटी के अरकान तैयारे के मलबे तक पहुँचते हम हादसे की जगह पहुँचकर खुफिया वफद के बच्चे कुछ ब्रीफ केस और दूसरे कागजात अपने कब्जे में करना चाहते थे। चुनांचे हमने वादी कश्मीर में अपने आदमियों को हिदायत की कि जय हादसा पर पहुंचकर जिस कदर कागजात या ब्रीफ केस वहाँ पर बचे हुए हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। मैं उस वक्त खुद इस ऑपरेशन की निगरानी करते हुए चनारी में बैठा था। हादसा चनारी से कुछ ही दूर कश्मीर की वादी में पेश आया था। हमारे आदमियों ने कमाल कर दिखाया। वो इंतहाई बरक रफ्तारी से आम कश्मीरी किसानों के भेष में जय हादसा पर पहुंच गए। उस वक्त तक भारतीय सिक्योरिटी फोर्स और CIB का कोई भी आदमी वहां नहीं पहुंचा था। भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जहाज़ के मलबे को वादी में तलाश करते फिर रहे थे। उस जय हादसा से सिग्नल मिला कि जहाज़ में सिवाय एक अफसर के वफद और जहाज़ के अमले के तमाम अरकान मर चुके हैं। मालूम हुआ कि अफसर बच गया है, वो शदीद ज़ख्मी है। उसकी हथेली के साथ जो ब्रीफ केस चैन से बंधा हुआ है उस पर सिर्फ कैप्टन आर के मता लिखा है। मैंने अपने आदमियों को मरमूज ज़बान में हुक्म दिया कि वो उस अफसर को उठाकर बॉर्डर क्रॉस करके चनारी पहुंचने की कोशिश करें, जहाज़ के मलबे को ही छोड़ दें। उसी शाम हमारे आदमी कैप्टन राम किशन मेहता को लकड़ी के बने हुए स्ट्रेचर पर डालकर चनारी हमारे खुफिया मकाम पर ले आए। कैप्टन मेहता की दोनों टांगें टूट चुकी थीं, 3 पसलियां फेफड़ों में धंस गई थीं और दोनों आंखों में शीशे की कुर्चियां घुसी हुई थीं। उसे तिब्बी इमदाद दी गई, मगर वह होश में नहीं था। हमने उसके ब्रीफ केस पर कब्जा कर लिया और उसकी कई तस्वीरें लीं। ये आदमी हमारे लिए बेहद अहम था और हम उसे किसी न किसी तरह जिंदा रखना चाहते थे, मगर फेफड़ों में पसलियों के घुस जाने से उसका सांस बेहद आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इससे पहले के हेडक्वार्टर के अस्पताल से तिब्बी इमदाद हम तक पहुंचती कैप्टन राम किशन मेहता मर गया। उसका ब्रीफ केस खोल कर देखा गया। उसमें सिर्फ एक फाइल ऐसी थी जो हमारे लिए काफ़ी मालूमात रखती थी। उस फाइल में 6-7 नीले रंग के कागजात लगे थे और ये मोस्ट कन्फिडेंशियल फाइल था। उससे पता चला कि रूस इंडिया से एक न्यूक्लियर अबदोज के बारे में कुछ मुज़ाकरात करना चाहता है और इसी मिशन पर यह खुफिया वफद रूस जा रहा था। लेकिन इसके सिवाय हमें इस खुफिया मिशन के बारे में कुछ मालूम न हो सका। हम कुछ अफसरान कमरे में बैठे कैप्टन मेहता की तस्वीरों की ट्रांसपेरेंस देख रहे थे कि हम में से एक अफसर ने चौंक कर मुझे बताया कि कैप्टन मेहता की शिकल 99% हमारे अपने एक आदमी से मिलती थी। मेरे जहन में एकदम एक अजीब व गरीब स्कीम उभर आई। मैंने अपने एक आदमी की फाइल हेडक्वार्टर से मंगवा कर देखी तो वहाँ की दंग रह गया। हमारे आदमी की शिकल कैप्टन मेहता से खतरनाक हद तक मिलती थी। हमने कैप्टन मेहता के पासपोर्ट पर लगी उस तस्वीर से अपने आदमी की तस्वीर मिली तो क़यामत की मसलत देखी। मेरी स्कीम को मज़ीद तक़वियत मिली। अभी मैंने उस स्कीम के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया था और मैं करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये बड़ी अहम खुफिया और ख़तरनाक स्कीम थी। फिर बांस ने स्लाइड मशीन की लाइट ऑफ कर दी और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्या तुम अपने आदमी की तस्वीर देखना पसंद करोगे? उसने पैकेट में से एक ट्रांसपेरेंसी निकाल कर मशीन में लगाई और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर मैं अपनी तस्वीर देखकर कुछ हैरान सा हुआ। बास ने कहा, हाँ ये तुम्हारी तस्वीर है। अब मैं तुम्हें कैप्टन की तस्वीर दिखाता हूँ। कैप्टन मेहता की तस्वीर स्क्रीन पर आई तो मैं अपनी सीट पर उछल सा पड़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी शक्ल मुझसे काफ़ी मिलती थी। यह तस्वीर कैप्टन मेहता के पासपोर्ट पर लगी हुई तस्वीर से बनाई गई थी। इसके बाद उसकी ज़ख्मी हालत की तस्वीरें मुझे दिखाई गईं।
उसकी आंखों पर रोई के छाए रखे हुए थे, मगर उसकी नाक रुखसारों की हड्डियाँ और सर के घुंघरियाले बाल हूबहू मुझसे मिलते जुलते थे। फर्क अगर था तो सिर्फ इतना था कि उसकी भवें जरा नीचे को खिंची हुई थीं और आंखें मेरी आंखों के मुकाबले में कदरे छोटी थीं। नाक का बांसा आंखों के करीब जाकर जरा सा ऊपर को उठा हुआ था। पासपोर्ट की तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था। उसके दांत भी मेरे दांतों की तरह छोटे और हमवार थे। बांस ने स्लाइड मशीन बंद करके टेबल लैंप रोशन कर दिया और आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब तुम आराम करो, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। सुबह तुमसे तफसील के साथ बात होगी। इस अलमारी में स्लीपिंग सूट पड़ा है, कल तुम्हारा हुलिया मजीद दुरुस्त कर दिया जाएगा। वो मुस्कुराते हुए दूसरे कमरे में चला गया। मैं थका हुआ था, कपड़े बदलते ही बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में खो गया। दूसरे रोज़ मेरी छोटी छोटी दाढ़ी और मूछें साफ करवा दी गईं और बाल भी पीछे से काट दिए गए। बास ने मुझे नया ट्वीड का सूट पहनने को दिया। सियाह रंग का ओवरकोट भी मेरे लिए वहाँ पहले से मौजूद था। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद बास ने काफ़ी बनाई और मेरे सामने आरामदायक कुर्सी पर बैठकर सिगार सुलगाते हुए बोला, मैं ज़्यादा तफसील में फ़िलहाल नहीं जाना चाहता, इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। पूरी तफसील और उसकी तमाम जज़ियात तुम्हें तुम्हारे मिशन पर रवानगी से पहले पूरी तरह जहन नशीन करा दी जाएंगी। तुम अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो कि तुम्हें कैप्टन रामकिशन मेहता की शक्ल में कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल होना होगा। मैं बांस का मुंह तकता रह गया। मैं सब कुछ समझ गया था कि मुझे कितनी बड़ी और कितनी कड़ी आजमाइश में डाला जा रहा है। मैं एक गहरा सांस भरकर अपनी जगह खामोश बैठा रहा। बास ने कहा, तुम्हारा इंतखाब बहुत सोचो विचार के बाद एक आला सत्ती मीटिंग में किया गया है। इंडियन कैप्टन मेहता से तुम्हारी शक्ल की मुमासलत ही हमारे लिए काफ़ी नहीं थी। इस मिशन के लिए हमें इंतहाई तजर्बाकार मुहिब वतन, नाकाबिल शिकस्त साहब के मालिक और एक ऐसे कमांडो की ज़रूरत थी जो हिंदुस्तान के वस्ती बलई और जनूबी सूबों की तहजीब और कल्चर से पूरी वक़फ़ियत रखता हो, उनकी दो चार ज़बानें भी जानता हो। खुशकिस्मती से यह तमाम औसाफ तुम में मौजूद थे। बस तुम ऐसे इंतहाई अहम और ख़तरनाक मिशन के लिए चुन लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुल्क व कौम की इस अजीम तरीन खिदमत के सिलसिले में हमारी और वतन पाक की तवक्कुआत पर पूरा उतरोगे। मैंने ज़हनी तौर पर अपने आप को इस मिशन के लिए तैयार कर लिया था। मुझे बांस ने बताया कि आज ही मुझे लंदन से दूर एक काउंटी के ज़ेर ज़मीन तय खाने में ले जाकर वहाँ मेरे चेहरे की थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैप्टन मेहता की आंखें तुम्हारी आंखों के मुकाबले में थोड़ी छोटी हैं। तुम्हारी आंखों को मामूली से दो चार टाँके लगाकर थोड़ा सा सुकेड़ दिया जाएगा। तुम्हारी नाक का बांसा भवों के करीब थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाएगा ताकि वो कैप्टन मेहता की नाक जैसा हो जाए। इसके अलावा तुम्हारी भवों को भी ज़रा सा नीचे खींचकर कैप्टन मेहता की भवों के मुताबिक बनाया जाएगा। ये 3 मामूली मगर बड़ी अहम तब्दीलियाँ तुम्हारे चेहरे पर करनी होंगी। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक हफ्ता हमारे ज़ेर ज़मीन क्लिनिक में रहना होगा। इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और बाहर जाते हुए बोला, अब तुम कुछ देर आराम करो। लंदन का मौसम अबर आलूद है। क्लिनिक पर तुम्हारी मामूली सर्जरी के लिए हमारा एक माहिर सर्जन 10 मिनट बाद पहुंच जाएगा। 15 मिनट बाद मैं आकर तुम्हें साथ ले चलूँगा। कोई सवाल है? मैंने सर को नफ़ी में हिलाते हुए कहा, कोई सवाल नहीं, सब ठीक है। अपने वतन पाक के लिए जान भी हाजिर है। बांस मुस्कराया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और सर पर टोपी रखकर कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने टीवी ऑन किया। किसी चैनल पर लंदन शहर के आइंदा 24 घंटों का मौसम का हाल बताया जा रहा था। 15 मिनट बाद मेरी छोटी छोटी मूँछों वाला बांस मुझे लेने आ गया। मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा बांस लाहौर का रहने वाला था, मगर एक मुद्दा से बैरून मुल्क वतन पाक की खिदमत सर अंजाम दे रहा था। बैरक के बाहर एक स्टेशन वैगन खड़ी थी जिस पर डेयरी फार्म के अंग्रेजी अल्फाज लिखे हुए थे। मौसम वैसा ही अबरआलूद और सर्द था। वैगन बांस खुद ही चला रहा था। कई छोटी बड़ी वीरान और बांस सड़कों पर से गुजरते हुए हम आखिर एक काउंटी में आ गए। काउंटी के हरे भरे खेतों के पीछे खालिस इंग्लिश वज़ा के कटीज बने हुए थे। कहीं कहीं किसी कटीज की चिमनी में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वैगन काउंटी को पीछे छोड़ती हुई थोड़ी दूर जाकर एक जंगल की चढ़ाई चढ़ने लगी। दूसरी तरफ ढलान पर से उतरी तो मुझे बाएं जानिब एक छोटा सा कटीज दिखाई दिया जिसके सहन के किनारे लकड़ी का जंगला लगा था। मालूम होता था कि उस कटीज में कोई नहीं रहता। वैगन एक तरफ दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी गई। बांस उतरकर कटीज की तरफ चला। मैं लंबे ओवरकोट में मलबूस सर पर हेड रखे उसके साथ साथ था। कटीज का दरवाज़ा खुला। हम अंदर दाखिल हुए तो बांस ने दरवाजे को अंदर से मकफल कर दिया। डेवड़ी के साथ ही एक छोटा सा जीना नीचे उतरता था।
नीचे एक साफ सुथरा छोटा सा कमरा था जो किसी अस्पताल के ऑपरेशन रूम की तरह था। आतिशदान में गैस का हीटर रोशन था। कमरे की फिजा नीम गर्म थी। दोनों जवान डॉक्टरों ने जो पाकिस्तानी थे मेरा खैर मकदम किया। मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया। गुस्ल के बाद कमरे में आया तो हर शय बिल्कुल तैयार थी। मुझे ऑपरेशन मेज पर लिटा दिया गया। एक हफ्ता मुझे उसी कमरे में रखा गया। 8 दिन के बाद जब मैंने आईना देखा तो मेरी शक्ल में काफ़ी तो नहीं लेकिन इतनी तब्दीली ज़रूर आ गई थी कि पहली नज़र में मुझे कोई पहचान नहीं सकता था। मेरी भवें दरमियान में ज़रा अंदर को खींच गई थीं। आंखें भी थोड़ी सी छोटी हो गई थीं। नाक आंखों के करीब जाकर थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई थी। दोनों डॉक्टरों ने मेरा फाइनल मुआयना किया और बांस को बताया कि मुझे मज़ीद 4 रोज़ वहाँ रखा जाएगा। इन 4 दिनों में टैंकों के छोटे छोटे निशान भी गायब हो गए। 5वें रोज़ इंडियन कैप्टन रामकिशन मेहता की पासपोर्ट की तस्वीर लाकर बांस ने मुझे दिखाई और कहा कि यह तुम्हारी तस्वीर है, और से देखो। मैंने आईने में अपना चेहरा देखकर कैप्टन मेहता की तस्वीर पर नज़र डाली तो सर्जरी के कमाल पर दंग रह गया। कैप्टन मेहता की शक्ल और मेरी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ मेरे बाल गर्दन पर लंबे थे। बांस ने कहा, अब तुम्हारा हेयर कट कैप्टन मेहता जैसा बनाया जाएगा, क्योंकि जब उसका जहाज़ क्रैश हुआ तो उसके बाल थोड़े थोड़े बड़े हुए थे। तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही बना दिया जाएगा। इसके बाद मुझे वापस उसी बैरक में लाया गया जहां बांस मुझे पहली बार मिला था। अब कैप्टन रामकिशन मेहता के घरेलू हालात के बारे में ब्रीफिंग शुरू हो गई। हमारे इंटेलिजेंस के अपने आदमियों की मदद से दिल्ली से कैप्टन मेहता के पूरे कवच मंगवा लिए थे। उसमें कैप्टन मेहता के रिश्तेदारों के नाम, तस्वीरें, उनके घरों के एड्रेस, कैप्टन मेहता की वालदा की तस्वीर, उसकी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी, उसके खामन हरिप्रसाद और उसकी लड़की और लड़के की तस्वीरें, उनके घर का पता, सब कुछ बताया गया। जब कैप्टन मेहता की घरेलू ज़िंदगी के बारे में मेरी ब्रीफिंग पूरी हो गई तो अब दूसरा मरला शुरू हुआ, जिसमें मुझे उसके सरकारी और अहम तरीन ओहदे पर भरपूर रोशनी डाली गई और मुझे बताया गया कि वो इंडिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्रेटरी है और उसके पास गैर मुल्की हुकूमतों के साथ खुफिया मुआहदा का शोबा है। यह बड़ा अहम शोबा था। मेरा सबसे पहला मिशन रूस के साथ होने वाले एटमी अफदोज के सिलसिले में खुफिया मुआहदे की तफसीलात मुहैया करना था। मुझे मेरा अपना नंबर दिया गया जो मैं यहाँ नहीं लिख सकता। पाकिस्तान के किसी खुफिया फ्रीक्वेंसी ज़बानी याद करेगी। उस फ्रीक्वेंसी पर मैं कोई भी खुफिया सिग्नल किसी भी वक्त दे सकता था। अब मुझे कैप्टन मेहता की लाश से उतारा हुआ सूट और उसका ब्रीफ केस, उसके जूते, जुराबें, बटुआ, पासपोर्ट और उसके बटुए में एक लड़की की तस्वीर दिखाई गई। उस लड़की ने बिंदी लगा रखी थी, दरमियान से मांग निकली थी, जोड़े में एक फूल लगा रखा था। वो साड़ी में थी और मुस्करा रही थी। बास ने कहा, इस लड़की के बारे में हमने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक इसका नाम सजाता मेहता है। ये कैप्टन मेहता की बिरादरी की लड़की है और एयर इंडिया के चांदनी चौक वाले ऑफिस में सेल गर्ल है। कैप्टन मेहता से इसका रोमांस चल रहा है। यह लड़की सजाता मेहता नई दिल्ली की एक कोठी में अपने माँ बाप के साथ रहती है। इसका बाप दिल्ली के पंजाबी सौदागरान से ताल्लुक़ रखता है और प्लास्टिक की मसनूआत का कारोबार करता है। उसकी एक ही लड़की है और वह उसकी शादी कैप्टन मेहता से करना चाहता है। इसके बाद मुझे दिल्ली में कैप्टन मेहता की पोस्ट के बारे में पूरी तफसीलात बताई गई कि उसकी जॉब की नोयत क्या है और वह किन किन महकमों से रब्ता रखता है। मुझे उसके मोती नगर वाले छोटे से बंगले की तस्वीर दिखाई गई। यह ब्रीफिंग खाना खाने के बाद भी जारी रही। दूसरे रोज़ कैप्टन मेहता के सूट और जुराबों को ड्राई क्लीन करवा कर जूतों के साथ एक पैकेट में बंद कर दिया गया। उस पैकेट में उसके दूसरे ज़रूरी कागजात और ब्रीफ केस भी रख दिया गया। बास ने कहा, यह पैकेट पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के किसी मकाम पर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। इसी पैकेट में कैप्टन मेहता के वो कागजात भी हैं जो उसकी फ़्लाइट के सिलसिले में इंडियन एयरफोर्स के खसूसी तैयारी के लिए तैयार किए गए थे। बाकी ब्रीफिंग तुम्हारा मिशन शुरू होने से पहले आज़ाद कश्मीर के किसी मकाम पर की जाएगी। बस वो पैकेट ले गया। 3 दिन के बाद मैं PIA के एक तैयारे में बैठा कराची की तरफ परवाज़ कर रहा था। मेरा खसूसी पाकिस्तानी पासपोर्ट तैयार किया गया। कराची से मैं रावलपिंडी पहुंचा। वहां से मुझे रात के अंधेरे में एक जीप में बिठाकर आज़ाद कश्मीर के एक मकाम पर पहुंचा दिया गया। मैं उस मकाम का नाम नहीं लिखूंगा। यह जगह एक पहाड़ी जंगल में वाक़ थी। 2 कमरों वाला एक मकान था। मैं उस मकान में 2 दिन तक बंद रहा। मुझे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। दूसरे दिन शाम को मेरा वही लंदन वाला बास आ गया। उसके साथ एक ऊंचा लंबा फौजी किस्म का जवान भी था जिसने सिविलियन लिबास पहन रखा था। बास ने मेरे सामने इलाके का नक्शा खोल कर रख दिया और बोला, ये वो मकाम है जहाँ इंडियन एयरफोर्स का तैयारा क्रैश हुआ था।
भारतीय हुकाम को हमने तैयारी की निशानदही सरकारी तौर पर की तो उनका आला सती वफ्द आम तफ्तीशी अफसरों की हैसियत से वहां पहुंच गया। हमने कैप्टन मेहता को जख्मी हालत में जय हादसा से गायब कर दिया था। भारतीय वफ्द के अरकान को बताया गया कि जहाज़ के भी मुसाफिर क्रैश में हलाक हो गए थे। उन्होंने सबकी लाशें भी शनाख्त कर लीं क्योंकि इत्तफाक से जहाज़ में आग नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके एक अफसर की लाश के बारे में कुछ इल्म नहीं है। भारतीय वफ्द के अरकान ने भी खामोश रहना ही मुनासिब समझा, मगर साफ लगता था कि कैप्टन मेहता की लाश और उसके ब्रीफ केस के बारे में वो बहुत परेशान हैं। फिर वो लोग अपने आदमियों की कटी फटी लाशें लेकर इंडिया चले गए। अब ज़ाहिर है उन्होंने कैप्टन को लापता करार दे दिया होगा। वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि कैप्टन मेहता जख्मी हालत में किसी तरह जय हादसा से फरार हो गया था और अब वो भारतीय सरहद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। इस सूरत हाल से तुम फ़ायदा उठाओगे। तुमको हम इंडिया के बॉर्डर पर छोड़ देंगे, जहाँ से तुम बड़ी आसानी से सरहद पार करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाओगे। इसके बाद तुम बॉर्डर फोर्स के आदमियों को यकीन दिलाओगे कि तुम कैप्टन मेहता हो। तुम्हें तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे घर और सजाता मेहता के टेलीफोन नंबर भी दे दिए जाएंगे। क्या इस सूरत हाल को तुमने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया है? मैंने उन्हें बताया कि मुझे इतनी शदीद ब्रीफिंग दी गई है और मेरी शक्ल इस हद तक कैप्टन मेहता की शक्ल से मुमासल कर दी गई है कि अब मैं अपने आप को कैप्टन रामकिशन मेहता ही समझने लगा हूँ और लगता है कि मैं पाकिस्तान की सरहद पार करके अपने घर दिल्ली जा रहा हूँ। बांस और उसका साथी ज़रा सा मुस्कराया। फिर बांस ने मुझे तीनों फ़ोन नंबर लिखवा दिए। यहाँ मुझे कैप्टन रामकिशन मेहता की एक नोटबुक भी दी गई जो उसकी जेब से निकली थी और जिसमें उसका सेविंग अकाउंट नंबर दर्ज था। उसका हिसाब दिल्ली के पंजाब सिंध बैंक में था। चेक बुक नहीं मिल सकती थी। बांस ने कहा, हो सकता है कैप्टन मेहता की चेक बुक उसके ऑफिस के दराज में हो। तुम होशियारी के साथ उसका पता लगाना और सजाता मेहता से मिलते वक्त मोहतात रहने की कोशिश करना कि वो तुमसे दूर ही रहे। शादी के बारे में हरगिज़ हामी ना भरना और उसके साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ भी ना होना। हर हालत में एक बात कभी ना फरामोश करना कि तुम मुसलमान हो और मेडिकल मुआयने पर तुम्हारे मुसलमान होने का राज फाश हो सकता है। जहरीला सिगार तुम्हारे पास मौजूद है, पिस्तौल की तुम्हें ज़रूरत नहीं। कैप्टन मेहता आला सिगरेट पीने का आदी था। यह सिगार सिर्फ इस सूरत में सुलगाना जब तुम किसी दुश्मन को हलाक करना चाहो। तुम्हारे बटुए में इंडियन करेंसी के 796 रुपये और कुछ रेजगारी रख दी गई है। कैप्टन मेहता का पासपोर्ट और दूसरे कागजात ब्रीफ केस में मौजूद हैं। कल रात सुबह होने से पहले तुम्हें मकबूजा कश्मीर की सरहद के करीब छोड़ दिया जाएगा। अब तुम आराम करो। तुम्हारे सामने मसाइब और मसाइल से पूरा एक इंतहाई असाब शिकन सफ़र है, लेकिन हमें तुमसे पूरी तवक्को है कि तुम हर हालत में साबित कदम रहकर मुल्क की खिदमत में पेश रहोगे।